स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 पे बात की थी, जिसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चन पे चर्चा किए थे। और आज का यह वीडियो मेरा पार्ट 2 है इसी चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट 2 है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए हैं उन सारे पे चर्चा कर लेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास है, सो प्लीज आप सभी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये सारे क्वेश्चन पे मैं बात कर चुका था, ये सब क्वेश्चन पे मैंने बात कर चुका था, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास काफी महत्वपूर्ण लिए हुए थे। और आज हम 35 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हम 34 नंबर क्वेश्चन तक देखे हुए थे पिछले वीडियो में, तो आज 35 नंबर क्वेश्चन से देखना है और काफी महत्वपूर्ण क्लास लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी क्लास और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और वीडियो को शेयर वर करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन करें क्लास को और बेहतर क्लास कर ले। चलिए ये लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर लाइव चैट खुला हो तो लाइव चैट में आंसर देंगे, या कमेंट बॉक्स खुला हो और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है, संयुक्त मांग किसका रूप है? संयुक्त मांग किसका रूप है? पूरक मांग का, या स्थापनन मांग का, या सामूहिक मांग का, या इनमें से सभी? तो देखिए संयुक्त मांग किसका मांग है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरक मांग का है करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन का है, सामूहिक मांग निम्न में से कौन है? कोयला है, बिजली है, दूध है, या इनमें से सामूहिक मांग? तो सामूहिक मांग में आपका 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कोयला का भी मांग होता है, बिजली का भी और दूध का भी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है कि मांग का नियम बतलाता है। मांग का नियम क्या बतलाता है? मांग और कीमत में विपरीत संबंध। ऑप्शन बी में कीमत एवं मांग में सीधा संबंध। ऑप्शन सी में कीमत एवं मांग में करीबी संबंध। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मांग का नियम क्या बतलाता है? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मांग और कीमत में विपरीत संबंध। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कह रहा है कि अनुपातिका का नियम किसे कहा जाता है? अनुपातिका का नियम किसे कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता नियम को, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को, या सम सीमांत उपयोगिता को, या इनमें से सभी? तो अनुपातिका का नियम किसे कहा जाता है? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? अनुपातिका का नियम कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता के निम्न में कौन रूप है? यानी सीमांत उपयोगिता के निम्न में कौन रूप है? धनात्मक सीमांत उपयोगिता, या शून्य सीमांत उपयोगिता, या ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, या इनमें से सभी? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धनात्मक सीमांत भी और शून्य सीमांत भी और ऋणात्मक भी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और वही क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो। ठीक है, तो बढ़िया सा क्वेश्चन सब पे बात करेंगे आपके लिए। ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है कि एच गोसेन कौन है? एच गोसेन कौन है? एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री, या एक प्रमुख गणितज्ञ, या एक प्रमुख विद्वान, या एक संगीतज्ञ? तो देखिए एच गोसेन कौन थे? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के तहत ऑस्ट्रियन लगा हुआ है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया सा क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है, मांग के नियम के प्रमुख मान्यता है। मांग के नियम के प्रमुख मान्यता कौन कौन से? ऑप्शन ए में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहां से शुरू होता है, कह रहा है उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी में भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो मांग के नियम के प्रमुख मान्यता है, तो 41 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी की मान्यता रहते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के प्रमुख कारण है। यानी मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। इसको ऋणात्मक होने का प्रमुख कारण क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता, या क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय का प्रभाव, या प्रतिस्थापन प्रभाव, या डी इनमें से सभी? तो 42 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, मांग के नियम में अपवाद है। मांग के नियम में अपवाद है। उपभोक्ता की अज्ञानता, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, या भविष्य
में कीमत वृद्धि की संभावना और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो मांग के नियम में अपवाद है, तो 43 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में उपभोक्ता की अज्ञानता भी और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं भी और भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना भी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मांग में कमी के कारण है, मांग में कमी के क्या कारण है? उपभोक्ता की आय में कमी होना, क्रेताओं की संख्या में कमी होना, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होना, या इनमें से सभी। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर इनमें से सभी होगा। मांग की कमी का यह सभी प्रमुख कारण है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मांग में वृद्धि का कारण है। अब वहां पे कमी पूछ रहा था और यहाँ पे कह रहा है मांग में वृद्धि का कारण उपभोक्ता की आय में वृद्धि, क्रेताओं के आय में वृद्धि, या पूरक वस्तु की कीमत में कमी, या डी इनमें से सभी। तो देखिए 45 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मांग के लिए आवश्यक है वस्तु की इच्छा, साधन, तत्परता, या इनमें से सभी। तो मांग के लिए आवश्यक है, तो 46 का करेक्ट आंसर आप क्या लगाइएगा, 46 का करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांग के प्रकार है, मांग के कितने प्रकार है? कीमत है, या आय मांग है, या तिरछी मांग है, या इनमें से सभी। तो मांग के प्रकार में यहाँ पे आपका 47 का भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, यह सभी मांग का प्रकार है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे और बहुत ही कम समय में बात करेंगे, क्योंकि आपका समय मैं नहीं चाहता किल करना, तो इसलिए ज्यादातर हम बात नहीं करते। आपके लिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांग कीमत लोच से मतलब, मांग की कीमत लोच से क्या मतलब है? वास्तविक आय में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, या कीमत में परिवर्तन, या कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो आपका 48 का यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कीमत में परिवर्तन के कारण क्या होता है? मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो मांग की कीमत में लोच का यही मतलब है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है इकाई से अधिक या इकाई से कम, और ऑप्शन बी में असीमित, या ऑप्शन डी में शून्य। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो 49 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं? मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 6 या 7। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन का मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? वस्तु की इच्छा या साधन को खर्च करने की तत्परता, और ऑप्शन सी में एक निश्चित समय, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? तो 51 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वस्तु की इच्छा भी, साधन को खर्च करने की तत्परता भी, और एक निश्चित समय भी। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है। देखिए चैप्टर नंबर 2 से काफी ज्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसीलिए 2 भाग में वीडियो बना है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है लेकिन मांग स्थिर रहती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। ऑप्शन डी में कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो यहाँ पे मांग में संकुचन तब होता है जब क्या होता है आपका 52 में डी हो जाएगा। 52 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब यह संकुचन बढ़ता है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है मांग में कमी में निम्नलिखित में से कौन से, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारक हो सकते हैं? आय की कमी, या क्रेताओं की कमी, या उपभोक्ताओं में रुचि की कमी, या ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो देखिए 53 भी आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यह क्वेश्चन शायद रिपीट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच का व्यक्त करता है, सीधे संबंध या विपरीत संबंध या धनात्मक संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का प्रश्न को समझना पड़ेगा। 54 को प्रश्न को समझेंगे तो प्रश्न क्या रहता है? सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के लिए बीच व्यक्त होता है, तो क्या विपरीत संबंध व्यक्त होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर
क्वेश्चन आपका उदाहरण टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है। देखिए कह रहा है कि जब x वस्तु की कीमत y वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है तब वह मांग कहलाती है। कीमत मांग या आय मांग या तिरछी मांग या इनमें से सभी। तो 55 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सभी हो सकता है, कीमत मांग भी हो सकता है, आय मांग भी हो सकता है और तिरछी मांग भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन का मांग का एक नियम है। मांग का एक नियम कौन से नियम है? तो एक में है मात्रात्मक कथन, ऑप्शन बी में गुणात्मक कथन और ऑप्शन सी में ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 56 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का मांग का नियम एक है, तो मांग का नियम आपका एक में यहाँ पे आप लगा सकते हैं गुणात्मक कथन। क्या हो जाएगा? गुणात्मक कथन, हालांकि सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, मात्रात्मक कथन भी और गुणात्मक कथन भी, ठीक है, लेकिन बुक में आपका ये दिया हुआ है बी, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मांगों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? यानी मांगों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? उपभोक्ताओं की रुचि, आय में परिवर्तन, कीमत या इनमें से सभी। यह क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन के टाइप का लग रहा है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग के वृद्धि में होती है विलासिता वस्तुएं और आरामदायक वस्तुएं या अनिवार्य वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो 58 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है, अनिवार्य वस्तु के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है सीधी रेखा में बाएं से दाएं नीचे की ओर या बाएं से दाएं ऊपर की ओर या लंबवत। तो मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? तो आपका 59 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर, ठीक है, आपका 59 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बढ़िया से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, एमबीबीआई क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका मांग शब्द का मतलब मांगी गई वो उस मात्रा से लगाया जाता है जो निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि मांग शब्द का मतलब क्या होता है? मांगी गई उस वस्तु से लगाया जाता है जो निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यह परिभाषा किसने दिया था? ऐसा ही यह परिभाषा, ये जो एक परिभाषा है, ठीक है, मांग का, यह परिभाषा किसने दिया था मांग का? प्रोफेसर मार्शल ने या प्रोफेसर बेहनम ने या प्रोफेसर एस मिल ने या प्रोफेसर मेयर्स ने? तो 60 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर क्या हो जाएगा? एस मिल ने, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर जे एस मिल ने यहाँ पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए ये रहा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है तथा अष्टावक्र की विशेषता निम्न में से है। उपभोक्ताओं का विवेकपूर्ण व्यवहार और कर्मवाच्य दृष्टिकोण या दुर्बल क्रमबद्धता या इनमें से सभी। तो आपका अगर तथा अष्टावक्र की विशेषता निम्न में से पूछे तो 61 का आप लोग क्या लगाइए? 61 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन है आपके लिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? नैतिकता से, लाभदायक से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से या इनमें से सभी। तो उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे? तो 62 का भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नैतिकता से भी, लाभदायकता से भी और मानव आवश्यकता की पूर्ति से भी है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? धनात्मक होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपका कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? यही प्रश्न कह रहा है, तो क्या होता है? शून्य होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए ये रहा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है? गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है? सम सीमांत उपयोगिता या उपभोक्ता की बचत या मांग का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो देखिए गोसेन का नियम पूछे, यह क्वेश्चन एमबीबीआई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। क्वेश्चन का इसका आंसर होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अगर आपसे पूछे गोसेन का प्रथम नियम है तो बताइएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसका नियम है? तो बताएंगे गोसेन का नियम है। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसको समझना पड़ेगा तब हम बता सकते हैं कौन से कथन सही। ऑप्शन ए में कह रहा है वो वस्तु की उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, यानी वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है
ऑप्शन बी में उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, ऑप्शन सी में उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पे भी 65 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी का बरसात लगा हुआ है, सभी में ज्यादातर हम डी ही आंसर देख रहे हैं और डी ही इसका भी आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। देखिए उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, पिग्गू ने, यानी प्रोफेसर पिग्गू ने, प्रोफेसर सैमुअल ने, प्रोफेसर मार्शल ने, या प्रोफेसर हिक्स ने। तो 66 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी सी हो जाएगा, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यह कथन किसका है, फ्रेजर का, बेहनम का, सैमुअलसन का, या मार्शल का। कह रहा है प्रश्न उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यह कथन किसका है, फ्रेजर का, बेहनम का, सैमुअलसन का, या मार्शल का। तो 67 में आप लोग करेक्ट आंसर ए लगाएंगे, फ्रेजर का। किसका है, तो फ्रेजर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन है। मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन है, वो वस्तु की उपयोगिता, आय स्तर, या धन का वितरण, या इनमें से सभी। तो मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो 68 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। वस्तु की उपयोगिता, आय स्तर भी, धन का वितरण भी, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए बहुत ही कम क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि इस पिछले वीडियो में हम बात किए हुए थे, तो अब बस कुछ ही क्वेश्चन पे बात करेंगे, रुके रहिए। क्वेश्चन आपका 69 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूरक वस्तुएं है, कार, पेट्रोल, सहायी कलम, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पूरक वस्तुएं पूछ रहा है, तो 69 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, कार, पेट्रोल भी और सहायी कलम भी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, एमबीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु के मांग में वृद्धि, कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, यह कौन सा नियम है। देखिए प्रश्न आपका बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि, यानी वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, यह कौन सा नियम है। मांग का नियम है, या सीमांत उपयोगिता का नियम, या सीमांत उपयोगिता ह्रास का, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मांग का नियम। ये क्या है, तो मांग का नियम है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से है, वस्तु की प्रकृति, आय स्तर, कीमत स्तर, या इनमें से सभी। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन है, तो 71 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी, वस्तु की प्रकृति भी, आय स्तर भी और कीमत स्तर भी, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे ये रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, कुल व्यय रीति से, या बिंदु रीति से, या प्रतिशत आय अनुपातिक रीति से, या इनमें से सभी। प्रश्न कह रहा है मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, तो 72 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी से हम करते हैं, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन का गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, या इनमें से सभी। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह रहा है गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच कैसी होती है, तो 73 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धनात्मक होती है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन आपका कर उपयोगिता का क्रमवाच्य सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, पिग्गू ने, हिक्स एवं हेलेन ने, या मार्शल ने, या सैमुअलसन ने। तो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, तो 74 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिक्स एवं एलेन ने, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे आपके लिए 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न है सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, तो 75 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गोसेन का प्रथम नियम। क्या है, गोसेन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग बढ़ती है, या कीमत बढ़ती है और मांग में भी बढ़ती है, या कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया जाता है, तो लेकिन हम समझेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब मांग में संकुचन होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, मांग के नियम को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक नियम अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? मार्शल ने, फ्लक्स ने, हिक्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फ्लक्स ने। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए ये रहा क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन के बाद बस 2 ही क्वेश्चन पे बात करके इस वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ था आपको कि एक यानी इस चैप्टर से, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 से आपका 80 MVY ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। तो पिछले पे 34 बात किए थे और आज हम 35 से बात की है और 80 तक लास्ट बात करेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है, आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घट जाता है? यानी आय बढ़ने से उपभोक्ताओं के किन वस्तुओं की मांग घट जाता है? निम्न कोटि की वस्तु के, या सामान्य वस्तु के, या दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निम्न कोटि की वस्तुओं को भी और सामान्य वस्तु के भी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? तो 79 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, तथा अष्टावक्र का झुकाव कैसा होता है? तथा अष्टावक्र का झुकाव कैसा होता है? बाएं से दाएं ऊपर की ओर, या दाएं से नहीं बाएं से दाएं नीचे की ओर, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई। तथा अष्टावक्र का झुकाव कैसा होता है? यह क्वेश्चन शायद रिपीट क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं ऊपर की ओर। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना, और इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऑल 80 MVY क्वेश्चन पे बात की। यानी पिछले वीडियो को लेकर मैंने 80 ऑब्जेक्टिव करा दिए। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे ऑब्जेक्टिव पे बात कर लेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव का सेशन देख रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी अगर आपका बेहतर रहता है तो एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो बने रहिए यूं ही दीक्षा फैमिली के साथ, और अपनी तैयारी को यूं ही बेहतर कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।